हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एमसीक्यू करा रही हूँ जो विभिन्न टीचिंग एग्ज़ाम जो आ चुके हैं। हर स्टेट का है इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी। तो आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी देना चाहते हो तो इसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। अदर स्टेट का भी अगर आप दे रहे हो तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मैं घटना चक्र बुक से करा रही हूँ। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। यह किसका कथन है? तो ये मैटलैंड का कथन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है, हॉब्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो ये प्राकृतिक कानून, ऑप्शन नंबर ए। तो प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसका उद्देश्य आत्म परीक्षण। कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता हो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून ऐसे कानून पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है जो कि लोगों के जीवन को हरण करने वाला हो। अगला कथन है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज की स्थापना करता, गलत पूछा जा रहा। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति एक पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। तुलनात्मक राजनीति उन प्रथाओं को बनाती है जो हमारे अपने से बेहतर या बदतर है, ठीक से। तो इसका राइट आंसर ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में आए हुए, इसका राइट आंसर है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है। तो ऐसा नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारण जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। दूसरा है, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता। तो ठीक है, इसका ये हो जाएगा ये सेकंड और फोर्थ। ये भी आपका 2015 असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। अगला, निम्न में से तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है? तो ये है दार्शनिक लक्ष्य भी है, वैज्ञानिक लक्ष्य भी, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य भी। तो उपयुक्त सारा हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम में उपेक्षा हुई है। तो ये अनुभविक अनुसंधानों की ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, निम्न में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है, अवैज्ञानिक अध्ययन। बाकी क्या क्या है? अनुभविक अध्ययन है, मानकीय अध्ययन है, औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन, अवैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है और कुछ भी नहीं। यह कथन किसका है? यह है आपका जीके रॉबर्टसन का। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, रॉबर्टसन का है। अगला है, राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने निम्न में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? तो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं किया है, ऑप्शन नंबर सी। आलमंड ने राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली, विकासशील प्रवृत्ति आदि के आधार पर राजनीतिक संस्कृति को निम्न भागों एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, अपश्चिमी या गैर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था, आंशिक पूर्व औद्योगिक या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में विभक्त किया। अतः सर्वाधिकारवादी व्यवस्था आलमंड के राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। तो ये शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। ये एम कर्टिस का क्या, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है, एम कर्टिस का है। अगला है, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन है? तो अरस्तू को मानते हैं। उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, इसलिए उन्हें तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहते हैं। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो अरस्तू ने किया था। ये भी टीजीटी 2013 में आया हुआ है प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो देखिए, सीमित शासन भी व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो देखिए, ये है धार्मिक मतभेद की समस्या, ये नहीं है। बाकी परित्यों की समस्या है, वैचारिक है, भाषा और सांस्कृतिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी पीजीटी 2004 में है। राजनीतिक विकास का साधन है, तो देखिए, राजनीतिक दल भी है, क्रांतिकारी नेता भी है, राष्ट्रीय भावना भी है। राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना, राजनीतिक विकास का साधन। राजनीतिक विकास के अनेक साधन अपनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख ऐतिहासिक अध्ययन है, विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन है, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद की प्रायोगिक समीक्षा है, प्रभावी राजनीतिक दल है, प्रभावशाली नेतृत्व अर्थात क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीय भावना, कूटनीतिक दक्षता है, ठीक है। अगला चलते हैं। अब देखिए, इससे तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक, सरकार के प्रकार, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या होता है? तो संसद में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलती है, तो उसको हम त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु संसद कहते हैं। अगला है, अल्पतंत्र का लौह नियम कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। 4 थिंकर्स के अभिजनवादी दे देंगे और उनको मैच द करने। अभी सिंगल क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, ये है मीसेल्स का, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया इक्विनॉक्स का कानूनी विषयक विवेचना संभवतः उनकी महानतम देन है। यह किसने कहा है? तो ये कोकर ने कहा। क्या है? राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतया इक्विनॉक्स का कानूनी विषयक विवेचन संभवतः उनकी महानतम देन है, यह कोकर ने कहा है। ये भी यूपीजीडीसी में आया हुआ प्रवक्ता में। अगला है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन, फ्रांसीसी विलियम कोकर ने अपनी प्रसिद्ध रचना, उनकी बुक भी ध्यान रखिए, रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में इक्विनॉक्स के बारे में कहा है, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में कानून विषयक विवेचन उनकी महान देन है। संत थॉमस इक्विनॉक्स ने मध्य काल का एक महानतम विचारक था। फोस्टर ने उसे संसार के क्रमबद्ध दार्शनिकों के स्थान दिया है। उनके विचारों में कानून संबंध विचार काफी महत्वपूर्ण है। इक्विनॉक्स कानून विवेक का वह अध्यादेश है जिसे लोकहित के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के प्रख्यापित किया हो जो समाज के कल्याण के लिए उत्तरदायी हो। उसने कानून के 4 वर्गों, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून और मानवीय कानून, ठीक है। आगे है, वह राजा को विधि निर्माण की शक्ति केवल लौकिक विषयों पर ही देता है, आध्यात्मिक विषयों को राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखता है, उसे वह दैवी कानून का अंग मानता है, उसे कानून संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए फ्रांसीसी विलियम कोकर ने अपनी पुस्तक रीडिंग इन पॉलिटिकल फिलॉसफी में कहा है कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः इक्विनॉक्स का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। कोस्टर इक्विनॉक्स मध्य युग का एक सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक था जो मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। मैक्सी के अनुसार इक्विनॉक्स मध्य युग का, ये भी कई बार आया, इक्विनॉक्स को क्या मध्य युग का अरस्तु बोलते हैं। कौन बोलते हैं? मैक्सी बोलते हैं। अगला है, ब्रिटिश संसद व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि संसद कैबिनेट का वर्चस्व होता है।
संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। अगला है, कौन सी सरकार उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानी जाती है? तो संसदीय सरकार को उत्तरदायी शासन भी बोलते हैं वो लोग। अगला है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी की ओट में नौकरशाही शासन करती है? तो ये रेमजे म्योर का है। अगला, ये यूपीजीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। रेमजे म्योर का है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक, उनकी बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है, बाकी संसदीय प्रश्न है, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पे चर्चा। अगला है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो ये आपके संसद के अधीन है कानूनी अधिसत्ता। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कैसा है? तो यहाँ गणतंत्र, संघीय और संसदीय है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आदेशात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य। तो कार्यपालिका के सदस्य किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। देखिए, आदेशात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का जो सदस्य होता है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आदेशात्मक शासन प्रणाली सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। ठीक है, सरकार जो संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आदेशात्मक शासन प्रणाली। तो सरकार के 3 अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा आदेशात्मक के रूप में किया जाता है, तो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, संसदात्मक एवं आदेशात्मक सरकारों का वर्गीकरण कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। आदेशात्मक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात संसदीय व्यवस्था शक्तियों के संयुक्तिकरण सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन कहा जाता है। कार्यपालिका के स्वतंत्र कार्य क्षेत्र के कारण आदेशात्मक शासन प्रणाली संकट काल के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। आगे है, आदेशात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता। तो देखिए, कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। उपयुक्त सभी। तो देखिए, आदेशात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? पहला है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, संसदात्मक में उत्तरदायी होती है। वास्तव और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं है। वास्तविक और संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष में कोई अंतर नहीं है। आदेशात्मक शासन प्रणाली में मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष समान नहीं होते। उनकी नियुक्ति और प्रयुक्ति राष्ट्रपति स्वतंत्रता से है। अगला, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुरूप आदेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अंततः संबंधित नहीं है, अतः राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। अगला, किसने आदेशात्मक प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो वॉल्टर वेजहॉर्ट ने किया आदेशात्मक प्रणाली का। अगला है, आदेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी। अगला है, आदेशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए। आदेशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, तो राज्य तथा सरकार दोनों का। आदेशात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। आदेशात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, तो
कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आदेशात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से आदेशात्मक सरकार किस देश में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आदेशात्मक सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में आदेशात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जो आगे चलकर आदेशात्मक शासन प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। विश्व में सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान अगले, ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था का जननी कहा जाता है, जैसे उसे आदेशात्मक और इसको संसदीय। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन का विकास परंपरा रीति रिवाज के आधार पर हुआ है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को विकसित संविधान कहा जाता है। आदेशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आदेशात्मक सरकार है। ठीक है। संसदीय सरकार जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता है, तो राजनीतिक दल के अभाव में नहीं कर सकता है। संसदात्मक शासन प्रणाली तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति नहीं, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्य तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, तो विधायिका के प्रति। निम्न में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो संसदीय प्रणाली निर्भर की व्यवस्थापिका, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी। एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति, संसदीय में नाम मात्र की शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान तो संवैधानिक प्रधान। अगला, संसदात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये है केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें, केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें। अगला है, संघात्मक संविधान में सामान्यतः निम्नलिखित आवश्यक लक्षण पाए जाते हैं। शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की अपरिवर्तनशीलता, केंद्र एवं राज्य में दोहरी सरकारें, न्यायपालिका का प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो देखिए, ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, संविधान में संघ एवं राज्य के में शक्तियों का वितरण, तो शक्तियों का वितरण नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, संसदात्मक तथा आदेशात्मक रूप में सरकार के वर्गीकरण का आधार है, तो विधायिका और कार्यपालिका का संबंध, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन आदेशात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, ऑप्शन ए। अगला 33, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की अनिवार्य विशेषता है? तो संघात्मक व्यवस्था का, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरी शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो संघीय, ऑप्शन सी। देखिए, केंद्र और प्रांतीय सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। संघीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के रूप में दोहरी शासन पद्धति की व्यवस्था करती है। संविधान के वे उपबंध जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं, उनमें राज्य सरकार की सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय और आदेशात्मक।
अमेरिका की सरकार आदेशात्मक है, वहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संविधान में मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है, परिसंघात्मक और एकात्मक। एकात्मक संविधान वह है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्राय केंद्र सरकार होती है। परिसंघात्मक संविधान वह है जिसमें शक्ति का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है, जिसमें दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकात्मकता की विशेषता का समर्थन नहीं करता है? तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा हो सकता है, एकल नागरिकता, आपात प्रबंध, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ठीक है, ये औपचारिक प्रधान है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं, ये टीजीटी 2004 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन प्रणाली की नहीं है? तो राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय, ये नहीं है। बाकी देखिए, प्रशासनिक एकता है, प्रशासनिक शक्ति संपन्न राष्ट्रीय एकता है, ये वाला नहीं, डी। अगला, किसने का एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी गई है? तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। 37 हो गया। अगला है, देखिए फाइनल क्या बोलते हैं, एकात्मक राज्य वह है जिसमें शासन सत्ता शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा एवं उसके अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानून सर्व शक्तिमान होते हैं। डायसी क्या बोलते हैं, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये दोनों का कोटेशन आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक है तो केंद्रीकरण होगा। कौन संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो देखिए, दोहरी कार्यपालिका, प्रधानमंत्री का सामूहिक उत्तरदायी, विधायक एवं कार्यपालिका पृथककरण, नहीं, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते ना, पृथककरण तो नहीं होगा। अगला, वह राज्य से समस्त सत्ता शक्ति एवं एक केंद्र में निहित हो, जिसके प्रतिनिधित्व जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, तो क्या मानी जाती है? तो ये मानी जाती है एकात्मक सरकार के रूप में। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। यह कथन किसका है? तो डायसी का, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एवी डायसी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानूनी निर्माण की शक्ति को देखते हुए उपयुक्त कथन को उद्धृत किया। अगले, निम्नलिखित में कौन एक एकात्मक राज्य है? तो ये यूके है। अगला है, परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? तो ये है द इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844। अगला है, निम्नलिखित युग में कौन सा गलत है? देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, जर्मनी। आदेशात्मक अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। संघात्मक में इंग्लैंड, इंग्लैंड संघात्मक नहीं है, जापान, चीन, तो ये वाला नहीं होगा। देखिए, चीन और फ्रांस एकात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन तथा जापान में संसदात्मक व्यवस्था है इस प्रकार, जबकि अन्य इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। चीन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय सरकार है। फ्रांस में संसदात्मक और आदेशात्मक शासन का मिश्रण, ये भी कई बार पूछते हैं, फ्रांस में दोनों का मिश्रण है। ब्रिटेन तथा जापान में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन में संसदीय जननी कहा जाता है और अमेरिका को आदेशात्मक शासन का जनक बोला जाता है। अगला है, कौन सा देश आदेशात्मक और संसदीय प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण? अभी हमने पढ़ा है, तो फ्रांस है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। यह कथन किसका? संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करती है, तो स्ट्रॉन्ग बोलते, ठीक है, सीमित करती है। अगला है, शायद खत्म ही हो गया, हाँ एक क्वेश्चन बचा है। देखिए, संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा, अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था रहेगी।
तो ये जलिने का कथन है। ठीक है, ये भी आपका जीआईसी प्रवक्ता में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, 47 क्वेश्चन थे। अगले क्लास में मैं संघवाद कराऊंगी। तो किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।